कक्षा 12 के साहित्यिक और सामान्य बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अब वीडियो थोड़ा बेटा रोज़ रोज़ नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोर्स संस्कृत का तो ख़त्म ही हो गया है और पद्य में भी 2-3 चैप्टर ही बचे हुए हैं, तो हम बहुत आराम से लेके चल रहे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपका जो है हम जो ग्रामर पोर्शन है वो तैयार कराएंगे। अभी काफ़ी समय है, इसलिए हम धीरे धीरे आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत होइए। जैसे जैसे जो लेक्चर आप मिल रहा है उसे आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जब स्कूल खुलेगा तो फिर आगे रिवीज़न हो जाएगा। और आपके पास तो ये प्लस पॉइंट है कि मेरे जितने भी वीडियो हैं वो टेलीग्राम चैनल पर भी पड़े हुए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से जो भी लेक्चर आपको देखना हो आप जब भी चाहें उसे देख सकते हैं। तो सारे बच्चों से मेरा अनुरोध है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, लेक्चर अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो सारे बच्चे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए। जो बच्चे दूर दूर स्थित हैं, किसी कारण किसी क्या इस समय तो ऐसा माहौल चल रहा है कोविड-19 कि कोई भी स्कूल जाने में सक्षम नहीं, स्कूल कॉलेजेस बंद चल रहे हैं, तो आप उन तक भी मेरा वीडियो पहुंचाने की कोशिश करिए जिससे घर बैठे उनको भी ये लाभ मिल सके। तो मेरा जो चैप्टर चल रहा था वो था आपका सुमित्रानंदन पंत का, और उसी के आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे। पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं रत्ना गुप्ता हूँ, कृपालु बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जूनियर सीनियर दोनों को। और इस समय मुझे हिंदी पढ़ाने को मिला है सीनियर सेक्शन में 11th-12th में। तो जो कर्तव्य मैं पूरा कर रही हूँ, MA BEd मेरी क्वालिफ़िकेशन है और लगभग 16-17 सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आप लोगों को अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें, मेरा पढ़ाई हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जीवन परिचय है सुमित्रानंदन पंत जी का, जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में बताया था। थोड़ा सा आपको और डिटेल में लिखना पड़ेगा। और ये उनकी एक कविता, चंचल पग दीप शिखा से धर गृह मग वन में आया बसंत सुलगा फागुन का सूनापन सौंदर्य शिखाओं में अनंत। बसंत के महीने के आगमन पर उन्होंने ये सुंदर कविता लिखी हुई थी। प्रकृति प्रेमी थे, क्योंकि ऐसी जगह उनका जन्म हुआ था जहाँ प्रकृति की छटा अनंत है। तो ऐसी जगहों पर जन्म लेने के कारण उनके अंदर प्रकृति के प्रति अपार सौंदर्य भरा हुआ था, जिसका कि खुलकर वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। और उसी से संबंधित नौका विहार भी है कि किस तरह से उन्होंने अपने नौका विहार को, उसके गंगा के सौंदर्य को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया। एक चमत्कारिक वर्णन कि गंगा जो कि एक बहता हुआ जल है, लेकिन उसको उन्होंने एक स्त्री मान करके जो वर्णन किया है वो सुमित्रानंदन पंत ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 पैराग्राफ पढ़ाया था, उसका अर्थ भी मैंने आपको बताया था। चलिए आज हम आगे चलते हैं पैरा 4 पर। जब पहुँची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। यहाँ पर कविवर पंत जी ने गंगा और उसके आसपास जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका मनमोहक वर्णन किया है कि नौका विहार करते करते जब वो आगे जाते हैं तब का। तो जब पहुँची चपला बीच धार, चपला माने नौका और बीच धार माने गंगा की बीच धारा। पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुँच जाती है तो छिप गया चांदनी का कगार। तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ जो रेतीला किनारा था, रेतीला कगार था, वो ओझल हो गया। छिप गया माने ओझल हो गया। चांदनी का कगार माने चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला किनारा या कगार। तो पंत जी कहते हैं कि जब मेरी नाव गंगा की बीच धारा में पहुंचती है तो उस समय मेरी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ जो रेतीला किनारा था वो ओझल हो गया। 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर।
दूरस्थ माने दूर दूर स्थित, तीर माने किनारा अर्थात गंगा का किनारा, धारा माने गंगा की धारा, कृश माने पतला दुबला और कोमल माने कोमल, आलिंगन माने लिपटाने को, अधीर माने व्याकुल। फिर पंत जी कहते हैं कि दो बाहों से दूरस्थ थी। उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दूर दो बाहों से दूरस्थ थी। पंत जी कहते हैं कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों किनारे दो बाहों से फैली हुई दो बाहों के समान ऐसे प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, मानो वे गंगा की धारा के क्षीणकाय पतले दुबले कोमल शरीर को, कोमल नारी शरीर को आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। दो बाहों से, दो बाहों के समान, दूरस्थ दूर दूर स्थित, तीर माने गंगा के दोनों किनारे। पंत जी कहते हैं कि उस समय दूर दूर स्थित गंगा के दोनों किनारे दो बाहों से, उपमालंकार, फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, या फैली हुई दो बाहों के समान ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वे धारा का कृष्ण कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर, मानो वे गंगा की धारा के क्षीणकाय पतले दुबले कोमल नारी शरीर को आलिंगन बद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। अति दूर माने अत्यंत दूर, क्षितिज, क्षितिज माने वो स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। विटपमाल माने वृक्षों की पंक्तियाँ, भ्रू रेखा माने भौहें, अराल माने टेढ़ी, अपलक माने एक टक, नभ माने आकाश, नील नयन माने नील माने नेल, नयन माने नेत्र, नीलवर्णी नेत्र, विशाल माने बड़े। तो अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अब पंत जी कहते हैं कि अत्यंत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्तियाँ थी। अति दूर क्षितिज पर विटपमाल, कविवर पंत जी कहते हैं कि अत्यंत दूर क्षितिज पर स्थित वृक्षों की वह पंक्तियाँ थीं जो अपलक, जो कि धरती के सौंदर्य को एक टक निहारते हुए, अत्यंत दूर क्षितिज पर वृक्षों की वह पंक्तियाँ स्थित थीं जो पृथ्वी के सौंदर्य को एक टक निहारते हुए, नभ नील नयन विशाल, आकाश के नील वर्णी और विशाल नयनों की भ्रू रेखा सी अराल, तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रही थी। अर्थात जो वृक्षों की पंक्तियाँ थी वो तिरछी तिरछी थी, उसे देख करके ऐसा लग रहा था मानो वृक्ष की पंक्तियाँ जो हैं वो आकाश के नेत्रों के तिरछी भौहें हो गई हैं। क्या कल्पना है, कहाँ से किस चीज़ को जिन्होंने जोड़ दिया है ये तो वही बता सकते हैं। तो अति दूर क्षितिज पर विटपमाल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। कविवर पंत जी कहते हैं कि अत्यंत दूर क्षितिज पर स्थित वृक्षों की वह पंक्तियाँ थीं जो धरती के सौंदर्य को एक टक निहारते हुए आकाश के नीलवर्णी और विशाल नेत्रों की तिरछी भौहों के समान दिखाई दे रही थीं। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। प्रतीप माने उल्टा, उर्मिल माने लहरों से युक्त, और द्वीप माने जो आप लोग देखते हैं ना समुद्र में हो या किसी नदी में हो, एक ऐसा स्थान जो जहाँ पर पानी नहीं होता है, वो पानी के बीच थोड़ा सा उठा हुआ होता है,
उसके अगल बगल पानी होता है लेकिन बीच में सूखा होता है, उसे बोलते हैं द्वीप। तो शिशुषा माने बच्चे के समान, उपमा अलंकार। तो देखिए, माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। यहाँ पंत जी कहते हैं कि गंगा की धारा के पास में ही एक छोटा सा द्वीप था। माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक द्वीप। पंत जी कहते हैं कि गंगा की धारा के बीच में ही या पास में एक छोटा सा द्वीप था और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, जो कि लहरों के प्रवाह को रोक करके उलट देता था। भाई वो जगह जहाँ सूखी है, चारों तरफ पानी है, वो जगह सूखी है, गंगा की लहरें गई वहाँ से टकरा करके लौट आती थी। तो वही पंत जी कह रहे हैं कि गंगा की धारा के समीप ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोक करके उसे उल्टा कर देता था और उसे देख करके ऐसा लगता था माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक द्वीप। मानो एक छोटा सा शांत द्वीप ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक करके सोया हुआ प्रतीत हो रहा है, या अपनी माँ की छाती से चिपक करके सो रहा है। तो माँ के उर पर शिशुषा समीप सोया, धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। पंत जी कहते हैं कि गंगा की धारा के समीप ही एक छोटा सा द्वीप था जो लहरों के प्रवाह को रोक करके उसे उल्टा कर देता था, और उस समय वह शांत द्वीप ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कोई छोटा सा बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपक करके सो रहा है। कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक। कोक माने चकवा और कोकी माने चकवी, विलोक माने देख कर, छाया माने प्रतिबिंब, विहग माने पक्षी। अब यहाँ पर गंगा के ऊपर ही पक्षी उड़ रहे थे, तो पंत जी स्वयं ही प्रश्न करते हैं और फिर उसी का उत्तर भी देते हैं। पंत जी कहते हैं कि यह कौन विहग, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ यह पक्षी कौन है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, यह कौन विहग, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ यह पक्षी कौन है, क्या विकल को। फिर वो स्वयं ही उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या यह कोई व्याकुल चकवा है जो अपनी चकवी से बिछुड़ा हुआ है। वह कौन विहग, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ यह पक्षी कौन है, क्या विकल को। फिर वो स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं, क्या वह कोई अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ व्याकुल चकवा तो नहीं है। उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी निज विरह शोक, अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु निरंतर उड़ता जा रहा है। यह कौन विहग, पंत जी कहते हैं कि ये आकाश के ऊपर उड़ता हुआ पक्षी कौन है, क्या विकल कोक, क्या यह अपनी चकवी से बिछड़ा हुआ कोई व्याकुल चकवा तो नहीं है। उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को विलोक, जो गंगा के जल में पड़े अपने प्रतिबिंब को ही चकवी समझ बैठा है और अपनी विरह वेदना को मिटाने तथा उससे मिलने हेतु निरंतर उड़ता जा रहा है। यहाँ पर अलंकार रूपक, उपमा, मानवीकरण और भ्रांतिमान अलंकार भी है, और सारी चीज़ें जो काव्यगत सौंदर्य मैंने बताई थी वो सारी चीज़ें वही होंगी। ये इस पैरा 4 का शब्दार्थ है, हालांकि हमने सब बताया है, फिर भी अगर किसी को परेशानी हो तो इसमें से देख सकता है। चलिए अब पैरा 5वां। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा अब प्रतनुभार, प्रतनु माने हल्की,
अब पतवार माने जो नाव को चलाने के लिए पतवार होती है वो। अब यहाँ पर पंत जी का नौका विहार हो चुका है और अब वो जो है अपनी नौका विहार पूरी करके वापस लौट रहे हैं। तो वापस लौटते समय अब गंगा के जल में क्या क्या चीज़ें उनको दिख रही हैं, अब उसका वर्णन वो करते हुए कह रहे हैं। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। पंत जी कहते हैं कि गंगा की बीच धारा के बीच में जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो हमारी जो नौका का भार है वो हल्का हो जाता है। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, पतवार घुमाने पतवार घुमा करके नौका को वो मोड़ते हैं। लेकिन अब वो कह रहे अब प्रतन उभार। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुंच करके हमारा जो जब बीच धारा में हमारी नाव पहुंचती है तो जहाँ अथाह जल होता है तो वहाँ पर हमारी जो नौका का भार है वो हल्का हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पानी में जो तैरती हुई वस्तु का भार कम हो जाता है। आप लोगों ने आर्किमिडीज का सिद्धांत तो छोटे से ही पढ़ा होगा कि जब हम किसी चीज़ को पानी में डुबोते हैं तो उसका भार कम हो जाता है, या पानी में तैरती हुई वस्तु का जो भार है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये वैज्ञानिक तथ्य है। अब पतवार घुमा अब प्रतन उभार। पंत जी कहते हैं कि बीच धारा में पहुँच करके गंगा के अथाह जल में हमारी जो नौका का भार है वो अत्यंत कम हो जाता है। और नौका घूमी विपरीत धार। फिर वो कहते हैं कि अब हम लोग अपनी पतवार को घुमा घुमा करके अपनी नौकाओं को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ देते हैं। अब लोग हम पतवार से ही लोग आगे बढ़ते हैं और पतवार से ही वो नाव को घुमा देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि हम लोग अपनी पतवार को घुमा घुमा करके धारा की विपरीत दिशा में नौका को मोड़ देते हैं। तो अब वो लौटने लगते हैं, तब उन्हें जल में क्या दिखता है उसका वर्णन है। डांडों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस्फार, बिखराती जल में तार हार। तार हार माने तारे रूपी हार, रूपक अलंकार। मुक्ता फल माने मोतियाँ, फेन इस्फार माने सफ़ेद सफ़ेद झाग, करतल माने हथेली, और डांड माने ये डांड माने जो पतवार जिससे नाव को चलाया जाता है। चल माने चलने से, करतल माने हथेली, पसार माने फैलाना। तो डांडों के चल कर तल पसार, फर फर भर भर मुक्ता फल फेन इस्फार, बिखराती जल में तार हार। अब पंत जी कहते हैं कि डांडों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उठ रहे हैं। डांडों के चल, हम लोग डांडों को चलाते हैं तो उसके चलाने से पानी में अत्यंत झाग उठ रहे हैं, और जिसे देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो डांडे कर तल पसार, अपनी हथेलियों को फैला करके उनमें से अत्यधिक मात्रा में मुक्ता फल फेन इस्फार, झाग रूपी मोतियों को भर भर करके तारहार और तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़ करके बिखराती उन्हें जल में बिखरा रही हैं। डांडों के जब चलाते हैं तो उससे झाग उठता है, तो उस झाग के चलने झागों को देखकर पंत जी कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मानो झाग रूपी मोतियों को वो लोग फेंक रहे हैं, और जो तारों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है ऐसा लग रहा है मानो तार रूपी हार को तोड़ करके जल में बिखरा दिया गया है। तो वही पंत जी कहते हैं डांडों के चल। पंत जी कहते हैं कि डांडों के चलने से जल में अत्यधिक झाग उत्पन्न हो रहा है, और कर तल पसार, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो डांडे अपनी हथेलियों को फैला करके भर भर मुक्ता फल फेन इस्फार, उसमें से अत्यधिक मात्रा में झाग रूपी मोतियों को भर करके तथा तारहार, तारे रूपी मोतियों के हार को तोड़ करके बिखराती जल में
उन्हें जल में बिखरा रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। चांदी के सांपों सी मैंने सांपों के समान, और चांदनी मैंने चंद्रमा की चांदनी में नहाया हुआ। अब पंत जी कहते हैं कि पतवारों के चलाने से शांत जल में लहरें उठती हैं। बार बार जब पतवारों को आप चलाइए तो जल शांत रहता है, तो लहरें उठने लगती हैं। जो चांदी के सांपों सी रलमल, रलमल माने रेंगती हुई, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। चांदी के सांपों सी रलमल। पंत जी कहते हैं कि पतवारों के चलाने से जल में लहरें उठ रही हैं, और उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चांदी के सांप आगे की ओर रेंग रहे हैं। और नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। और लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही हैं। भाई जब पतवार चलाया तो लहरें उठी, और लहरों के कारण जल जो है वो चंचल हो जाता है, स्थिर नहीं रह जाता है। तो उसमें जो चंद्रमा की किरणें ऐसी नाचती हुई प्रतीत हो रही हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच गई हो। तो चांदी के सांपों सी रलमल। पंत जी कहते हैं पतवारों के चलाने से शांत जल में लहरें उठ रही हैं, जो चांदी के सांपों के समान आगे को रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं। और नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। और लहरों के कारण चंचल जल में चंद्रमा की किरणें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो उस तरल जल में अनगिनत सीधी रेखाएं खिंच गई हो। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। फेनिल माने झाग, लतिकाओं माने बेल, शशि माने चंद्रमा, उड़गुन माने तारे, उड़ माने तारे। तो लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल। फिर पंत जी कहते हैं कि उन लहरों और झागों में से झिलमिलाता हुआ, पहले झाग निकलता है और फिर लहरें, जब डांड चलाते हैं तो झाग निकलता है, पतवारों के चलाने से लहरें होने लगती हैं। तो पंत जी कहते हैं कि उन लहरों और झागों से झिलमिलाता हुआ जो एक एक चंद्रमा है वो 100-100 चंद्रमा और एक एक तारे 100-100 तारों के तारे बन करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, फैले फूले जल में फेनिल, मानो लहरों की लतिकाओं में खिल, मानो लहर रूपी बेलें फल फूल उठी है। फेनिल माने झाग। पंत जी कहते हैं लहरों की लतिकाओं में खिल, लहर रूपी बेलों में खिल गए हैं क्या? 100-100 शशि, एक एक चंद्रमा 100-100 चंद्रमा के समान, 100-100 उड़ू, एक एक तारा 100-100 तारों के रूप में दिखाई पड़ रहा है। फैले फूले जल में फेनिल, जल में जो झाग और लहरें फैली हुई हैं उसमें। तो वही पंत जी कहते हैं कि उन लहरों और झागों से झिलमिलाता हुआ चंद्रमा 100-100 चंद्रमा बनकर तथा एक एक तारा 100-100 तारे बन करके ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो लहर रूपी बेले फल फूल उठी हो। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था, हम बढ़े घाट को स उत्साह। उथला माने छिछला, सरिता माने नदी अर्थात गंगा नदी, लग्गी माने बांस और था माने गहराई को नापना। फिर पंत जी कहते हैं हम लोग जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं, अब वो विपरीत नाव को घुमा करके अब लौट रहे हैं, तो वही पंत जी कहते हैं कि हम जैसे जैसे किनारे की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे अब उथला सरिता का प्रवाह, जो
नदी का प्रवाह जल है वो उथला अर्थात छिछला हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे जैसे हम लोग किनारे की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे जल जो है वो उथला होता जाता है। लग्गी से ले ले सहज था, और हम लोग एक बांस की सहायता से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह के साथ और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाते हैं या लौटते जाते हैं वैसे वैसे जल जो है उथला होता जाता है, कम होता जाता है, और हम लोग बांस की सहायता से पानी की गहराई का अनुमान लगाते हुए अत्यंत उत्साह के साथ और आनंद के साथ घाट की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर शांत रस है, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार है, और सारी चीज़ें वही हैं। तो आपको समझ में आया? अच्छे से समझ में आएगा। बार बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा कोई चीज़ तो आप हमसे फिर से पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, और जो बचा है वो अगले लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो और लेक्चर पसंद आया हो तो सारे लोग शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमें आगे बढ़ने का उत्साह देता है और अच्छे से पढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो आज के लिए सभी साहित्यिक और सामान्य बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।